किस्मत के पहिए जब घूमते हैं तो उनकी आवाज़ रेल की पटरियों की खड़खड़ाहट में दब जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के लेखक खुद हैं, पर सच तो यह है कि हम सिर्फ उस किताब के किरदार हैं जिसे वक्त लिख रहा होता है। उस दिन भी ट्रेन की उस जनरल बोगी में वही पुरानी भीड़ थी, पसीने की गंध थी और शोर था। लेकिन उस शोर के बीच एक ऐसी खामोशी पल रही थी जिसे सिर्फ वो महसूस कर सकता था जो खुद अंदर से थोड़ा अकेला हो। राहुल, उम्र करीब 26 साल, खिड़की वाली सीट पर बैठा बाहर भागते पेड़ों को देख रहा था। राहुल कोई सुपर हीरो नहीं था, बस एक आम लड़का जिसे घर वालों ने शहर भेजा था ताकि वो 4 पैसे कमा सके। वो उन लोगों में से था जो रेस्टोरेंट में ऑर्डर गलत आ जाए तो भी चुपचाप खा लेते हैं, क्योंकि उन्हें बहस करना पसंद नहीं था। वो ओवर थिंकिंग का मारा था, हर बात की तह तक जाने वाला, और शायद इसीलिए उसकी आंखें भीड़ में भी उस एक चेहरे को ढूंढ लेती थीं जो सबसे अलग हो। तभी डिब्बे के दरवाजे से वो दाखिल हुई, फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और हाथ में एक छोटा सा कटोरा। उसकी उम्र शायद 20-22 रही होगी, पर उसके चेहरे पर जो थकान थी वो सदियों पुरानी लग रही थी। वो भीख मांग रही थी, पर उसकी आंखों में वो हक नहीं था जो अक्सर भीख मांगने वालों में होता है। वहां सिर्फ एक गहरी शर्म थी। ट्रेन के उस कोने में 3-4 लड़के बैठे थे, महंगे जूते, गले में चेन और चेहरों पर वो घटिया मुस्कान जो बताती है कि इन्हें तहजीब की हवा तक नहीं लगी। जैसे ही वो लड़की उनके पास पहुंची, उनमें से एक ने उसका हाथ पकड़ लिया। पूरा डिब्बा देख रहा था, पर सबने अपनी गर्दनें घुमा ली। किसी को अपनी सुरक्षित यात्रा में खलल नहीं चाहिए था। वो लड़के उसे भद्दे कमेंट्स पास कर रहे थे, उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे थे। वो लड़की बस कांप रही थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, जैसे अंदर सब सूख गया हो। राहुल ये सब देख रहा था। उसके अंदर एक जंग चल रही थी। एक हिस्सा कह रहा था, राहुल चुप रहे, ये गुंडे लग रहे हैं, मार खाएगा। और दूसरा हिस्सा चीख रहा था, अगर आज नहीं बोला तो आईना कैसे देखेगा। राहुल अचानक खड़ा हो गया। उसके पैर कांप रहे थे, गला सूख रहा था। उसने पास जाकर उन लड़कों से बस इतना कहा, छोड़ दो उसे। उसकी आवाज में वो गरज नहीं थी, पर एक अजीब सी थरथराहट थी जिसने उन लड़कों को चौंका दिया। वो लड़के हंसने लगे, बड़ा हीरो बन रहा है, तेरी रिश्तेदार है क्या? राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, इंसानियत की रिश्तेदार है, हाथ छोड़ो वरना मैं चेन खींच दूंगा और पुलिस को बुलाऊंगा। पता नहीं राहुल के चेहरे पर क्या था, या शायद उसकी ईमानदारी में कोई ताकत थी। वो लड़के गालियां देते हुए अगले स्टेशन पर उतर गए। डिब्बा फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो लड़की वहीं जमीन पर बैठ गई। राहुल ने अपनी बोतल से उसे पानी दिया। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई एलियन देख लिया हो। राहुल ने धीमी आवाज में पूछा, तुम ये सब क्यों करती हो? कोई और काम क्यों नहीं ढूंढती? लड़की ने अपनी फटी हुई ओढ़नी को संभालते हुए कहा, साहब, काम तो तब मिलेगा ना जब कोई नाम होगा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, ना घर ना परिवार। भूख लगती है तो हाथ फैलाना पड़ता है, और जब हाथ फैलाती हूँ तो लोग सिर्फ पैसे नहीं, मेरी इज्जत भी मांगते हैं। उसकी आवाज़ में जो दर्द था उसने राहुल के अंदर कुछ तोड़ दिया। वो सोचने लगा कि हम कितनी छोटी बातों पर परेशान होते हैं। सैलरी कम है, फ़ोन पुराना है, और यहाँ एक जिंदगी सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए अपनी आत्मा गिरवी रख रही है। तभी राहुल के दिमाग में एक ऐसी बात आई जिसने उसे खुद डरा दिया। उसने सोचा, अगर मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ तो सिर्फ एक दिन के खाने से क्या होगा, कल फिर कोई दूसरा हाथ पकड़ेगा। उसने लड़की की तरफ देखा और बिना सोचे बोल दिया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की का कटोरा उसके हाथ से गिर गया। डिब्बे में मौजूद इक्का दुक्का लोग राहुल को ऐसे देखने लगे जैसे वो पागल हो गया हो। लड़की हक्की बक्की रह गई। उसे लगा शायद ये भी कोई नया मजाक है। राहुल ने फिर दोहराया, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, पर एक घर है और एक नाम, मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। क्या तुम्हें मुझ पे यकीन है? लड़की की आंखों से पहली बार आंसू गिरे। उसने बस अपना सर हिला दिया। शायद डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। राहुल उसे लेकर अपने शहर पहुंचा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि माँ बाप को क्या जवाब देगा। वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को लेकर जितना डरा हुआ था उतना ही शांत भी था। उसे लगा जैसे आज उसने पहली बार अपनी मर्जी से कुछ किया है। जैसे ही वो घर की दहलीज पर पहुंचा, उसकी माँ हाथ में आरती की थाली लिए खड़ी थी। राहुल 2 साल बाद लौट रहा था, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र राहुल के पीछे खड़ी उस मैली कुचैली लड़की पर पड़ी, थाली हाथ में ही जम गई। राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, माँ, ये मीना है, आपकी बहू। माँ के हाथ से थाली नहीं गिरी, पर उनके चेहरे के भाव गिर गए। पिताजी जो अंदर अखबार पढ़ रहे थे बाहर आए और सन्न रह गए। ये क्या तमाशा है राहुल? ये कौन है? कहाँ से लाया है इसे?
राहुल ने सब सच सच बता दिया। उसने ट्रेन वाली घटना, उसकी मजबूरी और अपना फैसला सब एक सांस में कह दिया। घर में सन्नाटा ऐसा था कि घड़ी की सुई की आवाज भी हथौड़े जैसी लग रही थी। माँ चिल्लाई, पागल हो गया है तू? खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगा। एक भीख मांगने वाली इस घर की बहू बनेगी, लोग थूकेंगे हम पर। राहुल चुप रहा। उसका सर झुका था पर पैर अपनी जगह से हिले नहीं। मीना दरवाजे के बाहर ही खड़ी रही। उसे लग रहा था कि वो फिर से उसी ट्रेन के फर्श पर पहुंच गई है। तभी राहुल की मां ने मीना से कहा, निकल जा यहां से, जाने कौन से पाप किए होंगे जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मीना मुड़ी और जाने लगी। तभी राहुल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने अपनी मां की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, मां, आपने हमेशा सिखाया कि भूखे को रोटी देना पुण्य है, तो किसी बेसहारा को घर देना पाप कैसे हो गया? अगर ये घर से जाएगी तो मैं भी इसके साथ जाऊंगा। पिताजी ने गुस्से में कहा, तो जा, हमें ऐसे बेटे की जरूरत नहीं जो सड़क से उठाकर किसी को भी घर ले आए। राहुल ने अपना बैग उठाया और मीना को लेकर बाहर निकल गया। उस रात वो दोनों एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे। मीना रो रही थी, साहब, मेरी वजह से आपका घर छूट गया, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपनी किस्मत के साथ जी लूंगी। राहुल मुस्कुराया और बोला, मीना, किस्मत बदलती है, बस कोई साथ देने वाला चाहिए, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। राहुल के पास कुछ बचत थी। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। मीना ने भी हार नहीं मानी। उसने घरों में काम करना शुरू किया। राहुल ने अपनी नौकरी जारी रखी। दोनों की जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, पर समाज और परिवार के ताने अभी खत्म नहीं हुए थे। रिश्तों की डोर बड़ी कच्ची होती है, पर दिल की बातें अक्सर सच्ची होती हैं। राहुल अक्सर काम से थक कर आता तो मीना के हाथ की सादी सी खिचड़ी उसे दुनिया का सबसे स्वाद खाना लगती। वो दोनों साथ बैठकर कभी कभी YouTube पर कहानियां सुनते। राहुल कहता, देखो मीना, दुनिया में कितनी तकलीफें हैं, फिर भी लोग लड़ रहे हैं। जैसे उस रवि मामा चैनल पर वो कहानी सुनी थी ना, मुश्किल वक्त तो बस एक इम्तिहान है। मीना भी मुस्कुरा कर कहती, हाँ, रवि मामा की बातों में एक अलग ही सुकून है, जैसे कोई अपना समझा रहा हो। उन दोनों के लिए रवि मामा का चैनल सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक हौसला बन गया था। कभी राहुल को सब्सक्राइब करने का मन होता तो वो कहता, मीना, अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि दुनिया में अच्छाई कम ना हो। महीने गुजरते गए। एक दिन अचानक राहुल के घर से खबर आई कि उसकी माँ बहुत बीमार है। पिताजी का फ़ोन था। उनकी आवाज़ कांप रही थी, राहुल, तेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो बस तुझे याद कर रही है। राहुल का दिल दहल गया। नफरत अपनी जगह थी, पर वो माँ थी। वो मीना को लेकर घर भागा। जब वो वहां पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था। घर के बाकी रिश्तेदार खड़े थे, पर कोई हाथ बटाने को तैयार नहीं था। सब अपनी अपनी सलाह दे रहे थे, पर सेवा कोई नहीं कर रहा था। मीना बिना कुछ कहे रसोई में गई। उसने गर्म पानी किया, माँ के पैर धोए, उनके कपड़े बदले और रात भर उनकी सिरहानी बैठी रही। माँ होश में नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि कौन उनकी सेवा कर रहा है। हफ्तों तक मीना ने न दिन देखा न रात। वो माँ को दवा खिलाती, उनके जख्म साफ करती, और जब वो सो जाती तो उनके पैर दबाती। घर के बाकी लोग मीना को अब भी हिकारत से देखते थे, पर मीना को फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस राहुल के माता पिता में वो परिवार दिख रहा था जो उसे कभी नहीं मिला था। एक सुबह माँ की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि एक लड़की उनके पैरों के पास सोई हुई है। उन्होंने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। मीना की नींद खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठी, जी माँ जी, कुछ चाहिए? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे पहचाना नहीं था, पर उसके स्पर्श की ममता पहचान ली थी। उन्होंने पूछा, बेटा तू कौन है? इतने दिनों से मेरी जान तूने ही बचा रखी है। तभी राहुल और पिताजी कमरे में आए। पिताजी ने भारी आवाज में कहा, ये वही है जिसे हमने घर से निकाल दिया था, हमारी बहू। कमरे में सन्नाटा छा गया। माँ ने मीना का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं खानदान की इज्जत ढूंढ रही थी और मेरे सामने साक्षात लक्ष्मी खड़ी थी। भीख तू नहीं मांग रही थी, भीख तो मैं मांग रही थी, अहंकार की भीख। राहुल की आंखों में भी आंसू थे। उसने देखा कि कैसे एक इंसान की सादगी ने नफरत की इतनी बड़ी दीवार गिरा दी। उस दिन के बाद घर बदल गया। सासू माँ और बहू का रिश्ता ऐसा बना कि लोग मिसालें देने लगे। जो पड़ोसी कल तक ताने मारते थे, आज वो मीना से सलाह लेने आते थे। राहुल ने एक दिन मीना से पूछा, तुमने इतना सब कैसे सहा? उन्होंने तुम्हें इतना बुरा कहा था? मीना ने मुस्कुराकर कहा, राहुल,
ट्रेन में जब आपने मेरा हाथ पकड़ा था तब मुझे समझ आ गया था कि रिश्ते लहू से नहीं लिहाज से बनते हैं। और फिर रवि मामा की वो बात याद है ना कि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जिंदगी आज भी वही है, रेल की पटरियां आज भी खड़खड़ाती हैं, पर अब राहुल और मीना के पास एक मुकाम है, एक पहचान है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी का अतीत चाहे जैसा भी हो, उसका वर्तमान और भविष्य हमारी सोच बदल सकता है। इज्जत कपड़ों या जात पात में नहीं, बल्कि उस नीयत में होती है जो हम दूसरों के लिए रखते हैं। किस्मत मौका देती है, पर इंसानियत रास्ता बनाती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि समाज जिसे गलत कहता है वो असल में सबसे सही इंसान हो सकता है? क्या आपने कभी किसी के लिए अपने परिवार या दुनिया से लड़ने की हिम्मत दिखाई है? अपनी कहानी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी एक बात किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।